अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्लासेस रहेंगी रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 में जो है तो आज के इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन जो है तो उर्दू पैराग्राफ के लेने वाले हैं, जो कि 21 जनवरी 2024 इम्तिहान में पूछे गए सवालात है। पेपर सेकंड का जो है तो ये लैंग्वेज सेकंड रहेगा और इसके बारे में जो है तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना होता है और आप 15 नंबर में से जो है तो 15 में से 15 मार्क किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। चलते हम पैराग्राफ की तरफ, पैसेज की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये उर्दू का जो है तो बुकलेट है, यानी कि उर्दू का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 30 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये अलग से एक आंसर आपको जो है तो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और हम आज जो देखने वाले हैं वो पैराग्राफ देखने वाले हैं। जिन तलबा ने, जिन कैंडिडेट्स ने उम्मीदवारों के जो है तो जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था, 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना हो तो आपको 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लिया हो तो आपको 91 से 120 तक के सवालात हल करने होते हैं। ये जो है तो कंसेप्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्लियर नहीं होता है और इसी तरीके से वहाँ पर जो है तो कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में 15 क्वेश्चन देखे थे जो कि पैडागोजी के थे और इसी पेपर के थे, ऑप्शन 2 के जो है तो उर्दू के थे। तो आज उसी के जो है तो हम 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन ये पैराग्राफ पर मबनी रहेंगे, पैसेज पर मबनी रहेंगे। जैसे कि आपको पार्ट 5 नज़र आ रहा है, लैंग्वेज सेकंड नज़र आ रही है उर्दू। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था, 150 सिर्फ तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। हिदायत दी गई है, नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128, यानी कि तकरीबन आपको 8 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से, इस पैसेज से दिए गए हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता क्लासेस में जो कि हमने सॉल्व किए हैं पैसेज और नज़्म, तो उसमें आपको बतलाया गया था कि आपको डायरेक्टली जो है तो पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करना है पढ़ना। तो किस तरीके से जो है तो सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट जो है तो क्वेश्चन है 121 नंबर का सवाल है कि हामिद की उम्र कितनी है। नंबर 1 3 साल, नंबर 2 10 साल, नंबर 3 4 साल और नंबर 4 6 साल। फ्रेंड्स, अब हमको पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। ये हम सब जानते हैं कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धुन है, लड़के बहुत खुश है, ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया। तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है पैराग्राफ, क्योंकि आपका आंसर जो है तो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर हामिद की उम्र पूछी गई थी और वो जो है तो 4 साल है। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि 4 साल जो है तो हामिद की उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जहाँ पर जो है तो आप स्टॉप करेंगे पैराग्राफ तो आपको पेंसिल से टिक कर लेना है जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे 7 जुलाई को, तो पेंसिल भी साथ में लेकर जाना ताकि
टिक मार्क करने के लिए आसानी हो तो आपको जो है तो इस तरीके से यहाँ पर टिक कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर से वहाँ तक जो है तो पैराग्राफ को पढ़ा है और हमारा जो सवाल है उसका जवाब हमें निकल कर आ रहा है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर का सवाल है, गरीब की जमा। नंबर 1 गराबतों, नंबर 2 गरीबों, नंबर 4 गराइयों और नंबर 3 गराइयों और नंबर 4 गुर्बत। तो फ्रेंड्स गरीब की जो जमा है वो गरीबों होता है, और ये वाहिद जमा और अल्फाज़ ये हर जो है तो पैसेज और नज़्में 2-2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। मतलब 4 नंबर जो है तो वाहिद जमा और अल्फाज़ के होते हैं 15 नंबर में से, यानी कि 11 नंबर पर मबनी जो है तो पैसेज के सवालात जो है तो पैसेज या नज़्म में से पूछे जाएंगे टोटली, और जो 4 नंबरात रहेंगे वो वाहिद जमा और अल्फाज़ पर जो है तो मुनहसर रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम इस पर जो है तो एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, जो कि गुज़िश्ता इम्तिहानात हो चुके हैं सीटेट के, और उसके अंदर जो जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वाहिद जमा वाले और अल्फाज़ वाले, तो उस पर मबनी जो है तो एक वीडियो आपके खिदमत में पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका सेकेंड वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का सवाल है, गांव में चहल पहल क्यों है? नंबर 1 फसल कटने की वजह से, नंबर 2 ईद की वजह से, नंबर 3 शादी की वजह से, और नंबर 4 मेले की वजह से। तो दोस्तों जैसे कि पैराग्राफ पढ़ती है हमको जो है तो समझ में आ गया है कि चहल पहल क्यों है, कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और गांव में कितनी चहल पहल है, यानी कि ईद की वजह से चहल पहल है। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा कि गांव में चहल पहल क्यों है, ईद की वजह से जो है तो गांव में चहल पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर का सवाल है, अमीना कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? नंबर 1 उसके पास रुपये नहीं थे, नंबर 2 ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है, नंबर 3 उसको अपने बेटे की याद आ रही है, और नंबर 4 वो बीमार होने की वजह से रो रही है। फ्रेंड्स हमने जिस तरीके से जो है तो आपको बताया था कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ स्टॉप करना था और यहाँ से स्टार्ट करना है अभी, कि अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था, क्योंकि उसके वालिद साहब का पिछले साल हैज़े की बीमारी में जो है तो इंतकाल हो चुका था, और इस वजह से हामिद उसकी दादी के पास रहा करता था, जिनका नाम जो है तो अमीना था, और अमीना दादी की गोद में वो सोता था। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। तो दोस्तों आपको जवाब जो है तो यहाँ पर मिल चुका है आपका, कि वो कोठरी में बैठकर जो है तो अमीना रो रही थी। यहाँ पर आपको जो है तो टिक मार कर देना है पेंसिल से, वहाँ पर मतलब इस तरीके का जो पैराग्राफ पूछे जाएंगे तो आपको टिक मार्क करना है इस तरीके से। और जैसे कि 124 नंबर का जो सवाल रहेगा उसका जो राइट आंसर रहेगा कि इसके पास रुपए नहीं थे, ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है, उसको अपने बेटे की याद आ रही है, और 4 वो बीमार होने की वजह से रो रही है। तो क्यों रो रही थी ये पूछा गया है। खैर यहाँ से जो है तो बदनसीब आमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी, आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। यहाँ पर स्टॉप करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि ईद के दिन उसके घर में जो है तो दाना नहीं है, यानी कि पकाने के लिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का सवाल है कि अमीना ईद के लिए अठन्नी को किस तरह बचाती चली आई थी? नंबर 1 ईमान की तरह बचाती चली आई थी, नंबर 2 कीमती चीज़ की तरह, नंबर 3 किसी जेवर की तरह, और नंबर 4 किसी बेशकीमती सामान की तरह। तो दोस्तों अब हमने जिस तरीके से ऑप्शन मतलब पैराग्राफ को वहाँ पर स्टॉप किया था, जैसे कि यहाँ वहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि इसने फहमीन के कपड़े सिए थे तो 8 आने मिले थे, इस अठन्नी को ईमान की तरफ बचाती चली आई थी। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे आप, क्योंकि आपको जवाब मिल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आमीना ईद के लिए अठन्नी किस तरह बचाती चली आई थी? ईमान की तरह बचाती चली आई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
126 नंबर का सवाल है, गांव का मुतजाद है। नंबर 1 ज़िला, नंबर 2 देहात, नंबर 3 शहर और नंबर 4 कस्बा। तो दोस्तों मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं, उलट जिसको हम कहेंगे, जैसे कि दिन रात, बड़ा छोटा, आना जाना, अंदर बाहर, इस तरीके से अपोजिट वर्ड जो है तो जिसको कहते हैं, तो उसी एतबार से जो है तो गांव का मुतजाद यहाँ पर रहेगा शहर। ये गांव का मुतजाद है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का सवाल है, हामिद का बाप पिछले साल किस बीमारी के नज़र हो गया। नंबर 1 मलेरिया की बीमारी के सबब, नंबर 2 चेचक की बीमारी की नज़र, नंबर 3 टीबी की बीमारी की नज़र और नंबर 4 हैज़े की बीमारी की नज़र। तो दोस्तों जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और हाजिर दिमागी से पढ़ना है। अगर आप गुज़िश्ता जो क्वेश्चन हमने किए हैं 6 क्वेश्चन, उसमें अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा तो डायरेक्टली जो है तो आप आंसर तक चले जाएंगे। या फिर कोई तलबा जो है तो नहीं पढ़ते तो उनको दोबारा जो है तो फिर और पैराग्राफ पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जब स्टॉप किया था पैराग्राफ को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस ईद के लिए लेकिन गवर्नमेंट सर पर सवार हो गई तो क्या करें। अब यहाँ पर जो है तो स्टॉप हो जा रहा है पैराग्राफ। तो अब ये ख़त्म होने के बाद अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि उसका बाप जो है तो कौन सी बीमारी की नज़र हुआ था, तो फिर से आपको यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना होगा कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धुन है, लड़के बहुत खुश है, ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे आप, क्योंकि आपका जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है हैज़े की नज़र जो है उसका बाप पिछले साल नज़र हो गया था। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, मलेरिया की बीमारी की सबब, चेचक की बीमारी की नज़र, टीबी की बीमारी की नज़र और हैज़े की बीमारी की नज़र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर का सवाल है, फहमीन के कपड़े सीने की वजह से उसको क्या मिला। नंबर 1 2 सेर गेहूँ मिले थे, नंबर 2 1 रुपया मिला था, नंबर 3 4 आने मिले थे और नंबर 4 8 आने मिले थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 आने रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो कि हम आपको पैराग्राफ में बता देते हैं। लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ से कि उसने फहमीन के कपड़े सिए थे तो 8 आने मिले थे। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने 8 सवालात जो है तो इस पैसेज के किए हैं और 8 में से 8 नंबरात जो है तो सही है हमारे। और आपको भी 7 जुलाई के एग्ज़ाम में जो कि बरोज़ इतवार कंडक्ट होगा, मतलब 15 में से 15 जो है तो पैसेज और नज़्म या फिर दोनों पैसेज होते हैं, तो उसमें से 15 में से 15 लाना है फ्रेंड्स। और जो पैडागोजी के 15 सवालात है तो इस पर हम अपनी जो लेक्चर है हमारा कि कंप्लीट उर्दू पैडागोजी, तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको पैडागोजी की जो है तो नोट्स पढ़ लेना है, यानी कि उसकी जो थ्योरी भी है तो थ्योरी भी पढ़ लेना है। और जो पैडागोजी की जो 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है हमारी नीचे जो तो दी गई हो बाकायदा, तो वहाँ से आप जो है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं पैडागोजी के। और 15 में से आप अगर 14 भी लाते हो तो ये जो 15 में से 15 आप लाने वाले हो पैसेज के, और इसमें 15 में से 15 ही लाना है आपको, तो ये प्लस 15 और ये वाले अगर 14 इसमें 14 मिला दिए तो 29 नंबरात हो जाते हैं आपके। और बिल्कुल जो है तो आप ला सकते हो 15 में से, पैडागोजी में 15 भी बच्चों ने लाए हैं गुज़िश्ता। तो इस तरीके से आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ता है। और उर्दू जो सब्जेक्ट होता है, उर्दू हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये जो है तो आपके पासिंग क्राइटेरिया में आपको जो है तो बहुत ही मदद देते, यानी कि हेल्पफुल होते हैं। तो हम आते हैं हिदायत की तरफ कि नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 था 135, यानी कि तकरीबन 7 सवालात इसमें जो तो पूछे गए हैं। और ये एक क्या कहेंगे उसको, ड्रामे का जो है तो अंदाज में दिया गया है ये, और इस पर मबनी क्वेश्चन किए गए हैं।
तो हमको जो है तो इसको नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आना है। 129 नंबर का सवाल है, कमरे की जमा है। नंबर 1 कमायर, नंबर 2 कमरों, नंबर 3 कमरातेन और नंबर 4 कमीरों। तो फ्रेंड्स कमरे की जमा कमरों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका कीमती वक्त ज़्यादा ना लेते हुए हमको जो है तो ये सेशन लेना है। 130 नंबर का सवाल है, सितारा ने मालकिन को क्या मशवरा दिया। अब सितारा जो है तो ये मकालमे का एक रोल अदा किया है इसने, और इसने जो मालकिन थी, एक मालकिन का भी इसमें किरदार है, तो उसको क्या मशवरा जो है तो इसने दिया था, ये पूछा गया है। नंबर 1 साहब किसी दोस्त नए जूते मांग लेंगे, मतलब साहब जो है तो किसी दोस्त के उनके जो है तो नए जूते मांग लेंगे। नंबर 2 जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। नंबर 3 साहब बाज़ार से नया जूता ख़रीद लेंगे। और नंबर 4 साहब घर आकर नया जूता पहन लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जूते से रिलेटेड जो है तो इसके अंदर पूछा गया है। तो हम अब इसको जो है तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, इसको जो है तो शुरू करते हैं यहाँ से कि बेगम अफजल कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही है। जुम्मन बौखलाया हुआ आता है। जुम्मन मालकिन बेगम कहती है उसे कि क्या बात है जुम्मन, चिल्ला क्यों रहे हो। जुम्मन कहता है नए जूतों का डिब्बा दिखाते हुए, ये नए जूते हैं। आपने कहा था कि साहब सुबह नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वो शायद भूल गए और पुराने ही जूते पहनकर चले गए। बेगम कहती है तुमने उन्हें बताया नहीं कि नए जूते आंगन में रखे हैं। जुम्मन कहता है कि मैं बताना भूल गया था, मगर जूते तो। बेगम कहती है नाराज़ होकर बातें बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कही के। और इसी तरीके से सितारा का रोल लास्ट में आया है कि सितारा कहता है कि मालकिन आप परेशान ना हो, जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। तो ये आपका जो है तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि सितारा ने मालकिन को क्या मशवरा दिया। तो यहाँ पर नंबर 1 है कि साहब किसी दोस्त के नए जूते मांग लेंगे। नंबर 2 जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का सवाल है कि साहब कौन से जूते पहनकर दफ्तर चले गए। नंबर 1 गीले जूते पहनकर। नंबर 2 फटे हुए जूते पहनकर। नंबर 3 लाल रंग के जूते पहनकर। और नंबर 4 पुराने जूते पहनकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाते हैं कि आपको जो है तो यहाँ से पढ़ना है। आपने कहा था कि साहब नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वो शायद भूल गए और पुराने जूते पहनकर चले गए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है तो फोर्थ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132 नंबर का सवाल है, पुराने का मुतजाद है। नंबर 1 कदीम, नंबर 2 नए, नंबर 3 बोसीदा और नंबर 4 खस्ता। तो दोस्तों मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड होता है, जिसको जो तो उलट कहेंगे। जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता अभी जो गुज़रा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, हाँ गाँव का मुतजाद, तो इस तरीके से वो सवाल पूछा गया है कि पुराने का मुतजाद क्या रहेगा, क्या होगा। तो आप बेहतर तरीके से जो है तो इसको समझ सकते हैं कि मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड होता है। जैसे कि नया पुराना हम कहते हैं, तो यहाँ पर नए जो है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 नंबर का सवाल है कि बेगम अफजल कमरे में क्या कर रही थी। नंबर 1 कपड़े सी रही थी। नंबर 2 नावल पढ़ रही थी। नंबर 3 स्वेटर बुन रही थी। और नंबर 4 तरकारी काट रही थी। तो आपको चलना है मकालमे की तरफ। जैसे कि स्टार्ट में दिया गया है कि बेगम अफजल के कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तो यहाँ पर जो है तो सवाल का जवाब है आपका कि बेगम क्या कर रही थी, तो स्वेटर जो है तो बेगम बुन रही थी। शायद सर्दियों का मौसम था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर का सवाल है कि
जुम्मन ने बेगम किसके बारे में बताया? नंबर 1 अखबार वाले के बारे में, नंबर 2 नए जूतों के बारे में, नंबर 3 मेहमानों के बारे में और नंबर 4 डाकिये के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो मकालमा दिया गया है जूतों के बारे में दिया गया है, तो नए जूतों के बारे में उसने बताया था। फिर भी हम जो है तो कंफर्म कर लेते आपके जैसे कि यहाँ पर ये पढ़ेंगे हम कि आपने कहा था कि साहब नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वो शायद भूल गए और पुराने जूते पहनकर चले गए। तो जूतों के बारे में जो है तो उसने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा, और गुज़िश्ता की जो क्लासेस है वो अगर आप देख लेते हो तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है तो पैसेज सॉल्व करना होता है, और आप वहाँ पर आपका कीमती वक्त बचा सकते हो, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट के एग्ज़ाम में 150 मिनट दिए जाते हैं, और उन 150 मिनट के अंदर 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले जो है आपको CDP कर लेना है। ये फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, जो कि 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन इसमें होते हैं। नेक्स्ट को आपको जो है तो करना है लैंग्वेज फ़र्स्ट, यानी उर्दू अगर आपने लिया है तो उर्दू, और हिंदी लिया है तो हिंदी। लैंग्वेज फ़र्स्ट कर लेना आपने पहले, जो कि 91 से 120 या 121 से 150 तक होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने करना है लैंग्वेज सेकंड, हिंदी या उर्दू हो सकता है। उसके बाद आपने फोर्थ नंबर पर करना है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके अंदर 6 थीम्स के अकॉर्डिंग बात हुई है: फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू वगैरह। और लास्ट में आपने मैथमेटिक्स को रखना है। इसमें अगर आपका वक्त बचता है तो आपको करना है, या फिर इसमें जो है तो टिक मार्क करके आ जाना है। तो ये मेथड से अगर आप करते हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप क्वालिफाइड ज़रूर होंगे, और आपको अभी से स्टडी में लग जाना है फ्रेंड्स। तकरीबन हमारे पास अभी स्टडी के लिए 2 महीने से अबव कुछ दिन है, यानी कि 7 जुलाई को अगर एग्ज़ाम है तो तकरीबन जो है तो 2 महीने या 70 दिन हमारे पास अभी बाकी है। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप स्टडी कर सकते हो। और अभी जैसे कि अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट जो मंथ रहेगा मई का रहेगा, तो उसमें जो है तो आप पूरे तवज्जो से अगर ध्यान देते हो, अगर आप 2 घंटे भी स्टडी करते हो तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। लास्ट वाला हमारा सवाल है कि बेगम ने नाराज़ होकर जुम्मन से क्या कहा? नंबर 1 जूते डब्बे में रख दो, नंबर 2 बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कही के, नंबर 3 अभी जूते लेकर दफ्तर जाओ, और नंबर 4 जूते संभाल कर रख दो। जैसे कि हम आ चुके इधर मकालमा की तरफ, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जुम्मन के ताल्लुक़ से मैं बताना भूल गया था मगर जूते तो यहाँ पर बेगम ने कहा है कि नाराज़ होकर कहा है उसने, बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कही के, ये जो है तो जुमला उसने कहा है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि बातें मत बनाओ भुलक्कड़ कही के, ऐसा बेगम ने नाराज़ होकर जुम्मन से कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह जो है तो ये पैसे समझ में आऊँगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, उस पर जाकर क्लिक करना है, और आज का जो सेशन है वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी।
آج کے لیکچر میں شامل ہونے کے لیے آپ تمام کا شکریہ. آپ کی شرکت اور مصروفیت ان سیشن کو جو ہے تو معنی خیز بنا دیے. میں آپ کے وقت اور توجہ کی تعریف کرتا ہوں فرینڈس. ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور کوآپریشن اینڈ ہیو اے نائس ڈے.